सही है। तो हमने लास्ट क्लास में ये स्टडी किया था कि बेसिकली अगर हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, पहली तो ये है कि जो प्रेशर है आपका, ठीक है, किसी भी जब फ्लूइड पे रेस्ट की कंडीशन में हो तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस डायरेक्शन में वेरी करता है जिस डायरेक्शन में आपका वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपके जो, अगर हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ हमने हम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसमें जेड डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वेट जो है ना वो एक्ट करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, ठीक है, मैनोमीटर्स में हम थर्मोडायनामिक्स में इसको स्टडी कर चुके थे, इसलिए हमने इसको दोबारा से यहाँ पे रिपीट नहीं किया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो उसकी है वो है आपके पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन प्लेन सर्फेसिस, ठीक है। यानी कि कोई भी आपके डैम्स हैं या कोई भी आपके पास प्लेनर सरफेसेस हैं जिसमें आपके पास एक कर्व हो या स्ट्रेट फेस हो, ठीक है, कोई ना कोई फ्लूइड की वजह से उस पर फोर्स एक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब वो सरफेस जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, किसी एंगल के ऊपर भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, ठीक है। इनके ऊपर जो हम प्रेशर फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अज्यूमिंग दैट द फ्लूइड इज इन द रेस्ट कंडीशन, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी बहुत ही मिनिमल है, ठीक है, उस केस में हम कैसे उसकी फोर्सेस को कंप्यूट करेंगे वो हम यहाँ पे आज देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने ये आपको फर्दर एक्सप्लेन किया था कि जो हम अभी आगे टॉपिक के प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ आपके पास जो टर्मिनोलॉजीज हैं या नॉमेनक्लेचर है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर क्या था कि हमने अज्यूम किया था कि वी हैव अ आर्बिट्ररी शेप ऑफ सरफेस, ठीक है, जिसके अगर ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगी, रिजल्टेंट फोर्स बिकॉज ऑफ दी फ्लूइड, जो स्टैटिक फ्लूइड यहाँ पे मौजूद है उसकी वजह से, ठीक है, उसको कैसे हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, ठीक है। एक तो आपके पास जो इसके साथ अलोंग द प्लेट था, ठीक है, यानी कि प्लेट के अलोंग जो था, ठीक है, उसको हमने कहा था वो हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। जो प्लेट के मतलब इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यानी कि इनटू द स्क्रीन है, ठीक है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। वाइल जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, उसको हमने डिफरेंट हाइट एच से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दो हाइट्स इंपॉर्टेंट है जो हम कंप्यूटेशन में यूज करेंगे। एक तो आपके पास होगी एच सी, ठीक है, जो हेल्प करेगी हमें उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है। तो जो एच सी हाइट है हमारे पास, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है जो भी आपके पास प्लेन सरफेस मौजूद है, ठीक है, उसका जहाँ सेंट्रॉइड लाई कर रहा होगा, ठीक है, जो सेंट्रॉइड की पोजीशन होगी, जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ठीक है, वो पोजीशन हमने निकालनी होगी वर्टिकली, कि वो वर्टिकली उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। मोइन बोलो बेटा। सर ये नया चैप्टर है? आई गेस हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था ये। ओके। Why that question was relevant? आई मीन जब आप बीच में इंटरप्ट करते हैं तो बेटा वो क्वेश्चन पर्टिकुलर होना चाहिए, ठीक है। दिस वाज नॉट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम इंटरप्ट करो तो कोई क्वेश्चन कर लेना, ओके। ओके सर। तो सॉरी, सो आई वाज सेइंग कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा, ठीक है, वो हम जो है कंप्यूट करेंगे थ्रू दी वर्टिकल डिस्टेंस जो आपके पास यहाँ पे हम फ्री सरफेस, यानी कि जहाँ पे आपके पास फर्दर कोई सिर्फ एटमॉस्फेयर है, फर्दर कोई जो है वो फ्लूइड मौजूद नहीं है, फ्री सरफेस से जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ठीक है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर दी जो उसकी मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है। सेकेंड, हमने एक और चीज कंप्यूट करनी होती है विच इज द पोजिशन ऑफ द सेंट्रॉइड, सॉरी सेंटर ऑफ द प्रेशर, ठीक है, यानी कि वो जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, उसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ होगी, जो वो जहाँ पे वो लाई कर रही होगी, ठीक है। तो उसकी एक्चुअल पोजीशन कंप्यूट करने के लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऑब्वियसली ये एक्स वाई आपकी जो प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को अगर मैं एक रेगुलर ऑब्जेक्ट बना लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, एक तो वाई एक्सिस जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है और एक एक्सिस जो इसके नॉर्मल टू द स्क्रीन है, ठीक है। तो मुझे ये देखना होगा कि एक्स वाई का कौन सा ऐसी लोकेशन होगी एक्स आर कॉमा वाई आर की, ठीक है, जहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, यानी कि जहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो टू समराइज इट, जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, वो गैमा एस सी इंटू एरिया से आएगी, ठीक है, वेयर एरिया इज द एरिया ऑफ द जो आप सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसका टोटल एरिया होगा। अगर वो प्लेट है यानी कि रेक्टेंगुलर प्लेट है लेट्स सपोज, ठीक है, तो वो उसकी लेंथ टाइम्स विड्थ हो जाएगी, ठीक है। अगर वो कोई हॉरिजॉन्टल डिस्क है, ठीक सॉरी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, तो वो पाई डी स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन
विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस रिजल्टेंट फोर्स की नॉर्मल टू द सरफेस होगी, ठीक है। एंड लास्ट लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हमें एक्स आर और वाई आर कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज कि यहाँ पे एक क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, या मोमेंट ऑफ एरिया ओनली, ठीक है। तो ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो है वो हम ऑब्वियसली कंप्यूट करते हैं अराउंड सर्टेन एक्सेस, ठीक है। अभी आप लोगों ने मॉम्स का कोर्स पढ़ लिया है, ठीक है। तो मॉम्स के कोर्स में आपने बीम्स पढ़ी होंगी, ठीक है। बीम्स में यू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास कोई मूवमेंट इस तरह से जनरेट हो, ठीक है, तो ये बॉडी क्या होती है, इस तरह से सैग कर जाती है और इसमें बेंडिंग क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये मूवमेंट इस बॉडी का अराउंड सर्टेन एक्सिस अगर हम कोई मूवमेंट लगा रहे हैं तो ये बेंडिंग क्रिएट हो रही है, ठीक। और इस बेंडिंग के रेजिस्टेंस जो हम कंप्यूट करते हैं वो थ्रू आई, यानी कि आपके पास जो मूवमेंट ऑफ एरिया है उससे हम कंप्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई एक्सी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि अगर हम ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जो हमने अभी स्प्लिट में देखा था, तो एक्स एक्सिस कौन सा है, जो नॉर्मल टू दी स्क्रीन है, यानी कि मैं कोई भी फोर्स लगा रहा हूँ तो वो मूवमेंट इस तरह से जनरेट कर रही होगी, ये जैसे कि ये वाली फोर्स है, ठीक है। ये मूवमेंट जो जनरेट करेगी उसमें ये बेंडिंग इस डायरेक्शन में अकर कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ पे आपने सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे दो डिफरेंट मूवमेंट ऑफ एरियाज इन्वॉल्व है। जो वाई आर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट अलोंग दिस एक्सिस है, ठीक है, यानी कि जो अलोंग दी लेंथ ऑफ द प्लेट है, ठीक है। तो जो आई वहाँ पे आपके पास आई एक्स से इन्वॉल्व है, जबकि जो नॉर्मल है वहाँ पे आई एक्स वाई से इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ एरिया या क्रॉस मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई फोर्स आपके पास या कोई मूवमेंट एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा हो, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस मूवमेंट एक्ट कर रहा हो और उसका इफेक्ट आया वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जबकि इसका मतलब ये है कि अगर फोर्सेस एक्स एक्सिस में ही एक्ट कर रही हैं, यानी कि अगर ये हमारे पास प्लेट है, ठीक है, और मैं इस मूवमेंट नॉर्मल जो हमारा एक्सिस है, लेट सपोज वो एक्स है, इसी के अराउंड में अगर मूवमेंट जनरेट कर रहा हूँ तो ये बेंडिंग कैसे जनरेट होगी एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये इस टॉपिक को अगर हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है, तो फिर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो बेसिकली जो प्लेनर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहा होता है आपको इनसाइड इंटर बीम रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग, ठीक है, यानी कि बेंडिंग में वो कितना रेजिस्ट करेगा, ठीक है, एज अ इफेक्ट ऑफ जब आपके पास कोई अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रही हो, मूवमेंट एक्ट कर रहा हो या कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा हो परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो डिपेंड कर रहा होता है कि हमने क्रॉस सेक्शन कौन सा लिया है, ठीक। अगर क्रॉस सेक्शन जो है वो जैसे कि अगर आप नोटिस कर सकते हो कि क्रॉस सेक्शन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया था, यानी कि हमने इसको फ्लैट कर दिया था, ये जो बार थी हमारे पास, बार को फ्लैट कर दिया, तो सेम वेट ने 100 kg के वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्रिएट की, जबकि अगर हमने इसको स्ट्रेट जो है वर्टिकल जो है वो प्लेस किया हुआ है, ठीक है, तो जो आपके पास वही वेट जो 100 kg का है, ठीक है, वो फिर बेंडिंग बहुत कम जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो लगता है कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, यानी कि वो एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में होगा तो सेम क्रॉस सेक्शन में भी कम बेंडिंग रेजिस्टेंस कर रहा हो, अगर उसी को हम फ्लैट कर दें तो वो ही क्रॉस सेक्शन ज्यादा रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपके पास क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस में बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जस्ट फॉर दी एक्स्ट्रा नॉलेज, जो आपके पास सबसे ज़्यादा बेहतर जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं वो आई सेक्शंस होते हैं। आई सेक्शंस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होता है, यही आपके जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये चीज़ और बस नोट करनी है लास्ट बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस, ठीक है, कि आपके जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसमें आपने याद कुछ नहीं करना है, ये टेबल आपको जो है वो गिवन होगा, ठीक है। ये आपके पास ऑनलाइन एग्जाम है तो यू कैन कंसर्न योर स्लाइड्स और बुक, ठीक है। इसमें जो आपके पास डिफरेंट आपके पास ज्योमेट्रीज हैं, रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं, उनके लिए मूवमेंट की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अलावा, मूवमेंट की वैल्यू वाई एक्सिस के अलावा और मूवमेंट की वैल्यू
एक्स जो क्रॉस मोमेंट ऑफ है, ठीक है, वो क्रॉस मोमेंट ऑफ एरिया उसकी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। वन स्पेशल थिंग कि जब भी आपके पास कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जैसे कि अगर ये आप नोटिस करोगे ये ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिक है, आई एक्सिस में भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस में भी सिमेट्रिक है, ठीक है। जब भी ऐसा कोई सिमेट्रिक आपके पास ज्योमेट्री होगी, ठीक है, उस केस में हमेशा ये जो क्रॉस मूवमेंट है, ठीक है, ये जीरो होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कंसिडर करूं कि इस तरह से मेरी ज्योमेट्री लाइन है एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो जो मोमेंट क्रिएट होगा इस पॉइंट की वजह से, ठीक है, वही मोमेंट इस पॉइंट की वजह से क्रिएट हो रहा होगा, तो जो नेट आपके पास इफेक्ट आएगा, ठीक है, आई एक्स वाई सी का, वो फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोई भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए आपके पास जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, ठीक है, वो जीरो होगा। क्रॉस वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये डिस्क है, इसमें भी जीरो होगा। ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है, इसमें भी जीरो है। एंड रिमेनिंग जो दो हमारे पास आपको यहाँ पे ज्योमेट्री नजर आ रही है, ये जो आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी कि ये जो है ना सिमेट्रिक नहीं है अलोंग दी एक्स एक्सिस, नीदर इन दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में ये जो है वो आई एक्स वाई जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। और ये जो सेमी सर्कुलर सॉरी जो आपके पास क्वार्टर सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, इसका भी जो एक्स वाई सी है वो जीरो नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी ज्योमेट्री को फॉलो करें और इसी को यूज करें। अच्छा, एक लास्ट में एक और चीज, जब अक्सर बच्चे जब ये वाली चीज करते हैं ना, कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेट यूज करते हैं, ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर प्लेट में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए किसको लें और बी किसको लें। यानी कि अगर मैं इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ए वाली डायमेंशन कौन सी होगी और बी वाली डायमेंशन कौन सी होगी, ठीक है। तो अगर हम बुक के साथ अपने आप को अलाइन करें, ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो आपके पास साइड ए है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर रहा हूँ, जो साइड ए है, ठीक है, वो साइड आपके पास जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एज अ 2D ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम ए लेंगे, ठीक है, जो आपके साथ वाई एक्सिस के लाइन अलाइन है, ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस के साथ अलाइन है वो साइड हमारे पास ए है, और जो ऑब्वियसली बी होगी वो इनटू द स्क्रीन यानी कि एक्स एक्सिस के अलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये पॉइंट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी इस तरह कोई क्वेश्चन होता है इसमें ये ए और बी की सिलेक्शन जो है वो आपको प्रॉब्लम करती है। ओके हो गया। सो एक क्वेश्चन करते हैं, जस्ट एक उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप ये नोटिस कर लो कि जब जिस जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जिनका जो है वो आई एक्स वाई सी जीरो है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ प्रेशर का, ठीक है, उसमें ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपके पास सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज होंगी उसमें आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ प्रेशर का वो सेम होगा जो आपके पास उसका ज्योमेट्रिक सेंट्रॉइड होगा, ठीक है ना, यानी ज्योमेट्रिक सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। इसको आप इस वाली फिगर में देख सकते हो, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक सेंट्रॉइड ये वाला है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर ये वाला है। अगर आपके पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो एक्स आर और एक्स सी जो है वो एक ही जगह पे आ जाएंगे, यानी कि एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ वाई वाई का डिफरेंस रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट कंप्यूट करना होगा। ओके हो गया। और अगर आप ये चीज हो गई, प्लस इस वाले में इस वाली चीज में आप नोटिस करो कि जो फोर्सेस है राइट साइड पे, ठीक है, ये फोर्सेस राइट साइड पे डिपेंड कर रही होती हैं कि वाई सी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। वाई सी जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ऑब्वियसली ये बिल्कुल स्ट्रेट प्लेट है तो वाई सी और एस सी बराबर हो गया, ठीक है। ये दोनों जो आपके पास यहाँ पे एस सी और वाई सी बराबर हो गया, क्योंकि ये थीटा जो है अब बिल्कुल जो है वो जीरो पे आ गया, ठीक है ना। तो ये अब जब थीटा 90 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई सी और एस सी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि दोनों ही वर्टिकल डिस्टेंस होंगे। तो हम देख सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर वाई सी की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस, ये वाला सेंटेंस है, ठीक है, डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस, ये डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस को कहते हैं, ठीक है, ये जितना आपके पास फ्री सरफेस से डिस्टेंस है फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रही है, ठीक है। डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस इंक्रीज करेगी तो डिस्टेंस जो होगा एक्चुअल सेंट्रॉइड का और जो सेंट्रॉइड ऑफ प्रेशर है
ठीक है ना, CP है, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस कम होगी, ठीक है, तो YC की वैल्यू कम होगी, कि डिनोमिनेटर कम होगा, ठीक है, यू कैन सी के YR जो है वो बढ़ जाएगा। तो फिर ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड दी जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, ठीक है, वो फिर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो नाउ फाइनली अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आपके पास प्रॉब्लम, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पे आपको एक प्लेट नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है। ये प्लेट जो है वो इज अटैच्ड ऑन द ओशन फ्लोर, ठीक है। तो आप अज्यूम कर लो कि स्ट्रक्चर एक ओशन फ्लोर पे बना हुआ है। एज शोन इन द गिवन फिगर, अ 2 मीटर डायमीटर हैच इज लोकेटेड इन एन इंक्लाइंड वॉल, इन एन इंक्लाइंड वॉल एंड हिंज ऑन वन एज, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्लेट है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे हिंज हुई है, यानी कि इस पॉइंट पे पिवटेड है, इस पॉइंट पे रोटेट कर सकती है, ठीक है। डिटरमिन द मिनिमम एयर प्रेशर, हमने जो है वो इस कंपार्टमेंट में कितना एयर प्रेशर है ये फाइंड आउट करना है विद इन द कंटेनर दैट विल ओपन द हैच, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो हो क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये जो आपके पास सी वाटर है, ठीक है, ये सी वाटर एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस फोर्स को हमने जो है वो ओवरकम करना है इस एयर प्रेशर के थ्रू, ठीक है। यानी कि एयर प्रेशर कितना बढ़ जाए कि ये इस हैच को जो है वो ओपन कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारा जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन है। उससे अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये जो है वो आपका जो हैच है वो मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, जो खुल जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे वही काम करेंगे, दो फोर्सेस होंगी, ठीक है। एक तो ये वाली फोर्स निकालेंगे, आपके पास हैच की है, ठीक है, और जो एयर प्रेशर है, ठीक है, उसको फिर कंप्यूट करेंगे बाय समेशन ऑफ द मोमेंट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मोमेंट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक आपके पास ये फोर्स हो जाएगी, एक फोर्स एयर प्रेशर वाली हो जाएगी, ठीक है। तो एयर प्रेशर वाली जो है वो अननोन होगी, तो हमारे पास मूवमेंट जनरेट आ जाएगा, ठीक है, सॉरी प्रेशर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो वेट ऑफ द हैच है, ठीक है, उसको हम अभी निग्लेक्ट कर रहे हैं 0। लेट सपोज अगर आपको प्रॉब्लम है वेट ऑफ द हैच गिवन होगा, तो जब आप मूवमेंट निकाल रहे होगे तो उस वेट का कॉम्पोनेंट ले लोगे जो नॉर्मल बन रहा होगा, ठीक है ना। नॉर्मल कॉम्पोनेंट ले लोगे, वो भी आपके अंदर उस कोई इक्वेशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास वेट भी गिवन हो तो उसका कॉम्पोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और देन स्टैटिक्स तो आप सबने पढ़ी हुई है, तो वो उसमें मूवमेंट में वाला कॉम्पोनेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। एक चीज आप लोग अगर स्मार्ट हो तो ये चीज देख लो कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है 2 मीटर डायमीटर है, ठीक है। 2 मीटर डायमीटर है, मतलब है कि ये जो आपके पास यहाँ पे हैच मौजूद है, इसका जो शेप होगी क्या होगी, वो क्रॉस सेक्शनल में सर्कुलर होगी, ठीक है, क्योंकि हम उसका डायमीटर गिवन है, ओके। तो अब हम जो कैलकुलेशंस करेंगे उसकी सेंटर ऑफ प्रेशर की, उसमें जो हमें IXC निकालना होगा, ठीक है, वो हम फिर सर्कुलर शेप के लिए निकालेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम स्टार्ट कर, लेट मी कॉपी इट ऑन व्हाइट बोर्ड, और फिर वहाँ पे मैं, ठीक है, सही है। तो अब हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, अब मैं इसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि हमें एक काम करते हैं, एक मूवमेंट की इक्वेशन पहले सबसे पहले बना लेते हैं, ताकि वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास अननोन्स क्या है, ठीक है। तो लेट सपोज ये हमारे पास जो यहाँ पे हैच है, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक। और ये जो पॉइंट होगा इसके ऊपर हमारे पास पिन फोर्सेस हैं, ठीक है, ओके, ये आ जाएंगी, ठीक। और देन अब आपके पास एक तो एयर प्रेशर एक्ट कर रहा है यहाँ नीचे से, ठीक है। इस एयर प्रेशर को अगर हम आपको थोड़ी सी हमने एक चीज़ बताई थी कि जब भी कोई एयर हो या कोई भी गैस हो, ठीक है, उसमें जो हाइट की वजह से प्रेशर चेंज हो रहा होता है बहुत ही मिनिमल होता है, ठीक है, यानी कि बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो भी हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो इस बॉडी के ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर जब भी एक्ट करेगा तो उसकी जो प्रोफाइल होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। और अगर मैं उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहूँ, ठीक है,
तो रिजल्टेंट उसका हम लेट्स सपोज इस तरह से बना, ठीक है, रिजल्टेंट इस तरह से आ जाएगा, ठीक। नाउ जो टॉप के ऊपर है, टॉप के ऊपर आपके पास सी वाटर है, ठीक है, और सी वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑब्वियसली उसमें ग्रेडियंट आ रहा होगा डेंसिटी का, और डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से जो रिजल्टेंट आपके पास सी वाटर की फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, वो उसके सेंट्रॉइड पे नहीं करेगी बल्कि कुछ डिस्टेंस आगे करेगी, वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो फिर हमारे पास वाई आर से आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज योर बेसिकली सेंट्रॉइड वाई सी, ठीक है, जबकि ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये वाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम कंप्यूट करेंगे। तो अगर मैं समीशन ऑफ मोमेंट राइट करूं, इस पॉइंट को ए राइट कर लेते हैं, ठीक है, समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है, तो इसमें दो डिस्टेंस हो जाएंगे, एक तो ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम अभी के लिए मैं कह लेता हूँ बाय वन, ठीक है, ओके, या फिर चलो बाय वन ही कह लेते हैं, बाद में इसको सही कर लेंगे। तो जो फोर्स एफ आर होगी, ठीक है, इसका जो मूवमेंट बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एफ आर इंटू वाई वन हो जाएगा, ठीक है, जबकि जो आपके पास नीचे प्रेशर फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स को हम कॉल कर लेते हैं एफ पी, ठीक है, तो एफ पी का जो मूवमेंट बनेगा वो क्लॉकवाइज होगा, और इसका जो डिस्टेंस बन जाएगा वो यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम वाई टू कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं वाई टू और वाई वन क्यों कॉल कर रहा हूँ, वाई और वाई सी क्यों नहीं कॉल कर रहा, क्योंकि जो वाई आर और वाई सी जो डिस्टेंस है वो फ्री सरफेस से थे, यानी कि इस पॉइंट से थे, ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमें इस हिंस से चाहिए, इसलिए मैं इसको y1 और y2 कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। नाउ अब क्वेश्चन कर, डिस्टेंस सेम है तो y1 और y2 क्यों कर रहे हैं? डिस्टेंस सेम कहाँ पे बेटा, वहाँ दोबारा से बताओ। सर मैं ये बोल रहा था कि आप कह रहे थे एफ आर और एफ पी जो है वो दोनों मतलब एक क्लॉकवाइज लग रही है और एक नीचे से एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, जी तो इन दोनों का डिस्टेंस जो अगर देखें तो दोनों सेम है, तो y1 नहीं और y2 फिर हम क्यों लिखे हैं? नहीं सेम नहीं है ना, अगर आप नोटिस करो ना ये डिस्टेंस इस पॉइंट तक का है, ठीक है, तो ये अगर मैंने आप दो डिफरेंट पॉइंट्स बताए ना, ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है इसका, ठीक है, जबकि वाई आर जो है सेंट्रॉइड नहीं है, अभी हमने जो यहाँ पे देखा था ना पीछे जो प्रॉब्लम्स देख स्लाइड्स में, ठीक है, तो अगर मैंने आपको नोटिस करो कि मैंने आपको समझाया तो था यहाँ पे, ठीक है, कि जो ठीक है, कि जो आपके पास वाई सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ प्रेशर सेम पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, इनमें डिफरेंस मौजूद है, ठीक है, तो ये जो हम कह रहे हैं कि नीचे से जो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, वो क्योंकि वो उसमें प्रेशर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, ठीक है, एयर है, ठीक है, एयर है या कोई भी गैस हो तो उसमें उसकी डेंसिटी इतनी स्मॉल होती है, ठीक है, कि उसमें डेंसिटी का इफेक्ट बहुत कम आता है। अगर हम रॉ जी एच लें तो डेंसिटी इतनी स्मॉल है कि अगर मैं प्रेशर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे देखूंगा, ठीक है, तो इसमें इफेक्ट बहुत ही कम आएगा, ठीक है, हाइट की वजह से जो प्रेशर में चेंज आएगा वो बहुत ही कम आएगा, डेंसिटी बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो इस वजह से हमने कहा कि जो अभी हम एयर ले रहे हैं, ठीक है, एयर का जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म है, तो उसके सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रही है, यानी कि इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है जो आपको यहाँ पे वाई सी नजर आ रहा है, ठीक है, जबकि जो टॉप से फोर्स एक्ट कर रही है सी वाटर की, ठीक है, सी वाटर की फोर्स इस वाले पॉइंट पे एक्ट कर रही होगी सी पी के ऊपर, ठीक है, जो उसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर आपके पास जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, तो इसलिए मैंने अगर आप नोटिस करो गॉट इट। कि यहाँ पे दो जो है वो हमने डिस्टेंसेस लिए, ठीक है, एक आपके पास y2 को कॉल किया, एक को मैंने y1 कॉल किया, जो सी वाटर की फोर्स है उसके लिए डिस्टेंस y1 कॉल किया है, जो आपके पास एयर का प्रेशर है उसके लिए डिस्टेंस y2 कॉल किया है, ठीक है। नाउ अब पहला तो काम करते हैं, सबसे पहले ये जो ये रिजल्टेंट फोर्स है ना इसको मसला सॉल्व करते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का मसला जो है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला देखा है गैमा टाइम्स एस सी इंटू एरिया, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा जो है मुझे और एक चीज समझानी है, ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं, कोई भी चीज अलग से नहीं कर रहे, ये हमारे पास हिंज है, ठीक है, ये मेरे पास प्लेट है, ठीक है, फ्री सरफेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, मैंने क्या करना है इसको फ्री सरफेस तक एक्सटेंड करना है, ठीक है, एंगल मुझे पता है कितना 30 डिग्री है, ओके,
फ्री सरफेस तक एक्सटेंड किया, ठीक। आपको प्रॉब्लम में नजर आ रहा है कि जो हिंज तक का डिस्टेंस है यहाँ तक कितना है, यह है 10 मीटर, ठीक। जो इसका सर्कुलर डिस्क है ना हमारे पास, इस तरह की सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इसके मिडिल में होगा, ठीक है। तो जो मिडिल में सेंट्रॉइड है तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, मैंने कहा था कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उनको हम एच से कॉल करेंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका एच सी, सी इज फॉर द सेंट्रॉइड, ठीक है। तो मुझे ये डिस्टेंस मालूम करना है ये कितना होगा, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ये हेल्प कर सकते हो कि डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि डिस्क हमारे पास है 2 मीटर की, ठीक है। डिस्क हमारे पास 2 मीटर की है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेके, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 मीटर है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं एच सी कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, तो एच सी हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। ये जो है वो कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 sin 30, ठीक है। ऐसा करते हैं, ऐसे करके 2 मीटर की डिस्क है उसका हमने हाफ किया, ठीक है। हाफ डिस्टेंस जो वो यहाँ तक हो जाएगा इस ब्लैक पॉइंट तक, ठीक है, और इसको भी sin 30 ले लेंगे। जी बोलो महद। सर मैं ये बोल रहा था, जब हम लोगों ने मोमेंट अप्लाई किया है तो जो हमारी फोर्सेस है ना, एक फोर्स लग रही है तो वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में जो है वो मोमेंट अप्लाई कर रही है और एक जो है क्लॉकवाइज में अप्लाई कर रही है। सही, तो जो हमारे पास साइन है दोनों का प्लस में है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो गलती हो गई, बताओ यहाँ पे, जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, सही था। मैंने वो मैं आप लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे ना, तो मेरा माइंड वहाँ डाइवर्ट हो गया था, ठीक है, यहाँ माइनस साइन, कोई बात नहीं। सही है। तो अब हम ये एससी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल आपके पास 10 मीटर था, और ये जो डिस्क है, ठीक है, अभी थोड़ा मैं ज्योमेट्री को साथ प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्क को हमने हाफ किया पहले, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक का 1 मीटर हो गया, और 1 मीटर का मैंने वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लिया, ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1 sin of 30, ठीक है। ये टोटल आपके पास हो जाएगा यहाँ पे कितना, 1 sin 30 is 10.5, ठीक है, 10.5 मीटर, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स एफ आर कैलकुलेट करना मतलब ऑल डन, ठीक है। सिर्फ हमारे पास क्या चीज मिसिंग थी, एस से मिसिंग थी, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सी वाटर की डेंसिटी अब उससे डिफरेंट होती है आपके नॉर्मल वाटर से, ठीक है, वो है 1030, ठीक है, ये आप देख सकते हो अपने टेबल से। तो मैं सी वाटर की डेंसिटी यूज की, गैमा एस सी इंटू एरिया मैं करूंगा, तो हो जाएगा आपके पास डेंसिटी यानी कि रॉ, ठीक है, ग्रेविटी 9.81, ठीक है, हाइट ऑफ ये जो सेंट्रॉइड तक की हाइट है कितनी थी 10.5, ठीक, एंड एरिया इज आवर जो डिस्क का एरिया हमने लेना है, ठीक है। तो डिस्क का एरिया हमारे पास है पाई ओवर 4 डी स्क्वायर, डी डायमीटर इसका कितना है 2 मीटर है, तो ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जो आपके पास आएगी इट इज अराउंड 333, ठीक है, किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो सी वाटर की वजह से इस हैच के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। अभी भी पूरी चीज हमारी सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि सेंट्रॉइड से कितना नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी तक हमें सेंट्रॉइड का डिस्टेंस तो बहुत इजीली पता है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट फोर्स है सेंट्रॉइड से कितना नीचे एक्ट कर रही है ये मुझे फाइंड आउट करना जरूरी है, ठीक है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ वो कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट है जो y में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि y में जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट जो है रिजल्टेंट फोर्स का, उसको कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू सी के हमें IXC चाहिए, ठीक है, IXC ऑफ दी सर्कुलर प्लेट, ठीक है। सर्कुलर प्लेट का जो IXC है, अदनान बोलिए। सर मैंने ये पूछना था कि सर जो हिंज है, हिंज की जो लेंथ है 2 मीटर, सर ये गिवन थी? जी बेटा आपको ये गिवन है एक्चुअली प्रॉब्लम में ये 2 मीटर डिस्क, ठीक है, 2 मीटर डायमीटर है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक
जिसका डायमीटर है, ठीक है, कि डायमीटर अगर मैं इसको 3D में देखूं, टॉप से देखूं तो वो इस तरह से नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। ठीक ठीक समझ गया सर। ठीक है, तो ये 2 मीटर इसलिए हमने कंसिडर किया कि ये वाला जो डिस्टेंस दिया है वो 2 मीटर इसलिए है कि आपको यहाँ पे डायमीटर गिवन है, ठीक है। ओके, सो सॉरी आई वाज सेइंग कि हमें बेसिकली IXC चाहिए होगा ऑफ द सर्कुलर डिस्क, ठीक है। सर्कुलर डिस्क के लिए हमें फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है कि जब IXC या IYC निकालते हैं तो पाई R4 ओवर 4 होगा, ठीक है। आप लोगों ने माउस में पढ़ा है तो शायद आप लोगों ने डायमीटर के फॉर्म में पढ़ा हो, वहाँ पे शायद आपने ये पढ़ा हो पाई D4 ओवर 64, ठीक है। ये सेम चीज है, एक रेडियस की टर्म में लिखा है, एक जो है डायमीटर की टर्म में लिखा है, ठीक है। तो आई कैन यूज ईदर ऑफ देम, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। IXC कैलकुलेट करूंगा, अच्छा तो वो हो जाएगा हमारे पास पाई R4 ले लेते हैं या पाई D ले लेते हैं, जैसा भी कहो, ठीक है। पाई R4 ओवर 4 विच इज R जो है वो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास पाई ओवर 4 हो जाएगा सिंपल, और पाई ओवर 4 कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज अब हम कंप्यूट करते हैं जो आपके पास वाई आर है, ठीक है। तो वाई आर जो होगा हमारे पास उसका फॉर्मूला में गिवन है IXC ओवर YC इंटू एरिया प्लस आपके पास YC, ठीक है। मैं दोबारा से शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना रहे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो वाई आर कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ जो प्रेशर है, ठीक है, जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है मैं वो निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे IXC पता चल गया है, YC भी मैं मालूम कर लूंगा और फिर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। YC कितना होगा, अच्छा YC जो डिस्टेंस है, YC का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से इस फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास YC है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज मैंने इस प्रॉब्लम को इसलिए एंड में रखे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री का मसला होता है, ठीक है। तो ये आपने एक वर्टिकल डिस्टेंस था, एक जो है वो ये इंक्लाइंड डिस्टेंस है जो इस प्लेट के साथ इंक्लाइंड है 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है। अब मैं YC कंप्यूट करूंगा, ठीक है। तो YC कंप्यूट करना ईजी है, एक तो मुझे ये डिस्टेंस तो पता है, यहाँ से हिंज तक का डिस्टेंस तो पता है, ठीक है। हिंज तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर हो जाएगा जो डिस्क का डायमीटर है, ठीक है। तो YC का जो डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये जो 30 डिग्री एंगल मुझे गिवन है तो 10 ओवर साइन 30, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। जी बोलो आई एम लिसनिंग। सर 21 है आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैं बाकी लोगों को समझा दूं, ठीक है, फिर आपके पास, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 10 मीटर है, ठीक है। तो 10 ओवर साइन 30 हो जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा साइन 30, तो ये हो जाएगा 10 ओवर साइन 30 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 मीटर, ठीक है, ओके। मैं इसको यहीं लिख देता हूँ ताकि बाकी सबको याद है, ओके ना। अब सिंपल वायर की कैलकुलेशन में ये मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 1 ओवर 4 ओवर 4, YC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 21 मीटर, ठीक है। एरिया जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा डिस्कस पाई D स्क्वायर ओवर पाई R स्क्वायर कर लेते हैं या पाई D स्क्वायर ओवर 4 करते हैं, मैं रेडियस में कर रहा हूँ तो रेडियस में लिख लेते हैं, ठीक है। और YC की जो वैल्यू अगेन 21 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी एंड अप विद जो YR की वैल्यू होगी इट इज अराउंड 21.012 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब आप ये नोटिस करो कि ये जो YR मेरे पास आया है, ठीक है, YR जो है वो सेंटर ऑफ प्रेशर आ गया है यहाँ से लेके, सॉरी थोड़ा सी डायग्राम अगर ये डिस्टेंस, ठीक है। तो YR जो है हमारे पास ये है, कितना है वो 21.012 मीटर है, यू कैन सी विद द नंबर के नीचे की तरफ है, ठीक है। Y यानी कि YC से ज़्यादा है, ठीक है। अब मेरे पास सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, अब मैं इजीली जो है वो मूवमेंट के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। और
आई कैन गेट माई प्रेशर, ठीक है। तो जो समेशन ऑफ मोमेंट की इक्वेशन थी, ठीक है, उसको रिकॉल करते हैं, वो क्या थी हमारे पास, समेशन ऑफ मोमेंट पॉइंट ए पे जो था, ठीक है, उसमें हमारे पास दो फोर्सेस थी, एक तो नीचे सेंटर ऑफ प्रेशर थी, ठीक है, यहाँ से ऊपर से देखते हैं, एफ आर इंटू वाई वन, ठीक है। अच्छा, वाई वन डिस्टेंस है हिंस से, ठीक है ना, तो हिंस से मुझे डिस्टेंस निकालना है कि एफ आर का डिस्टेंस हिंस से क्या होगा, ठीक है। तो हिंस से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मुझे सारे डिस्टेंसेस पता है तो मैं इजीली कर सकता हूँ कि एफ आर, ठीक है, और हिंस से डिस्टेंस मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और वाई आर माइनस वाई सी कर लूंगा, ठीक है। ये डिस्टेंस सिंपल कितना है, ये है वाई आर माइनस वाई सी, ठीक है ना, तो मैं कर लूंगा वाई आर माइनस वाई सी, ठीक है, और उसमें 1 मीटर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिंपल मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा जो हिंस से आ जाएगा हमारे पास, ठीक। हिंस से लेके इस पॉइंट पे जहाँ पे आपके पास एफ पी ऐड करेगी, ठीक है। जबकि माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपके पास फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर आ जाएगी, ठीक है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, जो सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है, ठीक है, वो आप सिंपल 1 मीटर ले लो, ठीक। तो एफ पी की जो फोर्स है वो हो जाएगी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, एफ आर, ठीक है, एफ आर जो था वो कैलकुलेट किया 333.3, तो हमारे पास जो फोर्स थी एफ आर वो मैंने कैलकुलेट कर ली, वाई आर का जो डिस्टेंस था वो था 21.012 मीटर, वाई सी तो जो था हमारे पास 21 मीटर था, ठीक है, और इसके साथ हमने करना था 1 को ऐड, ठीक है, और माइनस में हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू एफ पी आ जाएगा, ये एफ पी फोर्स आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये एफ पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ उसके एरिया के साथ तो मुझे प्रेशर आ जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। फोर्स टाइम्स जो एयर का प्रेशर होगा, ठीक है, वो उसके फोर्स टाइम्स जो एरिया ऑफ द डिस्क है, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज़ को एरिया से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो मुझे प्रेशर ऑफ द एयर पता चल जाएगा, विच इज एफ पी टाइम्स जो एरिया हो जाएगा, और ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, विच इज 333.3 × 10⁻³ ठीक है, और 21.012 माइनस 21 प्लस 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया ऑफ द डिस्क विच इज पाई आर स्क्वायर, यानी कि उनका स्क्वायर। जो रिजल्टेंट प्रेशर आएगा आपके पास इट इज अराउंड 106.1 किलोपास्कल। सॉरी मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, ठीक है, तो ये डिवीजन में आएगा, ये टर्म डिवीजन में आएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से आप जो है वो अपना जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम तो हमने इस तरह से कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी रिपीट कर लो, क्योंकि इसी तरह का सिमिलर प्रॉब्लम आपने जो है वो असाइनमेंट में भी करना है, ठीक है। असाइनमेंट का जो प्रॉब्लम है, इफ आई कैन ब्रिंग इट हियर, एक सेकंड में आप लोग, मैं उसको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने असाइनमेंट वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेट है ये जो है वो आपके पास रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इसकी एक तो शेप चेंज हो गई है, दूसरा थोड़ा सा इसमें और क्या है मसला, इसमें दो फ्लूइड्स हैं, एक तो ग्लिसरीन लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई करेगी, और यहाँ पे जो नीचे हम पहले एयर ले रहे थे, एयर के बजाय यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो वाटर की जो आपको पता है कि डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हम फिर वो उसको यूनिफॉर्म वाला काम नहीं करेंगे,
बल्कि सेम जो हम मेथड लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे वही मेथड राइट साइड पे की फोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। एट द एंड मोमेंट लेंगे इस पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है, और फिर हमारे पास जो अननोन है वो कंप्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पे दो आपके पास लिक्विड्स हैं, एक लेफ्ट साइड से ग्लिसरीन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जबकि राइट साइड से जो है वाटर अपनी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो जो वाटर का सेंटर ऑफ प्रेशर है वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसकी जो आपके पास हाइट है वो डिफरेंट है, ठीक है, जबकि जो ग्लिसरीन की वजह से सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है, वो इससे बहुत सिंपल है, जो हमने अभी किया है। वहाँ पे आपके पास एक सिंपल वर्टिकल रेक्टेंगुलर गेट है, ठीक है, जो 8 फीट वाइड है और 10 फीट लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, एक काम ये कर लूँ कि मैं इसको ये समझा दूँ कि इसका अगर हम एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगी तो उसके लिए आई एक्सी वाई सी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो आपको हमने जब भी कंप्यूट किया है यहाँ पे वाई सी कंप्यूट किया था ना यहाँ पे फॉर दी सॉरी यहाँ पे वाई सी कंप्यूट किया था ना, ठीक है, सॉरी आई एक्सी कंप्यूट किया था ना वायर कैलकुलेट करने के लिए। अगर यही हमारे पास शेप जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर शेप हो जाए तो इसी का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा तो वो होता है बी ए क्यूब अपॉन 12, ठीक है ना, यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड्स, ठीक है। ये जो ठीक है ये होता है बी ए क्यूब ओवर 12, ठीक है। तो बी ए क्यूब ओवर 12 हो जाएगा। तो लेट सपोज कि हमारे पास इस वक्त एक स्क्वायर जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ को मैं बी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि वो 4 मीटर है, ठीक है, जबकि ए जो है ए सेम ले लेते हैं, ठीक है, ए को हम रख लेते हैं 2 मीटर, ठीक है, ओवर 12 हो जाएगा और इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर आई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री चेंज होने से प्रॉब्लम पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका जो ये आई एक्स की कंप्यूटेशन का फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे वी हैव अ वर्टिकुलर रेक्टेंगुलर गेट, ठीक है, हमारे पास एक वर्टिकल गेट है, ठीक है, इस तरह से, ओके, जो 8 फीट वाइड है और 10 फीट लॉन्ग है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है यानी कि जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ कि डेप्थ में ज़्यादा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और लेंथ में कम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये वाली जो हाइट है इसकी दिस इज 8 फीट, ठीक, और जो लेंथ है वो 10 फीट है, ठीक है। इसका जो अपना वेट है वो 6000 पाउंड है। तो अगर मैं इसको 2D में ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो 2D में ये इस तरह से है कि ये वर्टिकल गेट है, इसका वेट 6000 पाउंड नीचे ऐड कर रहा है, ठीक है। दी गेट स्लाइड्स इन वर्टिकल स्लॉट्स इन दी साइड ऑफ अ रिजर्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रिजर्वायर है, ठीक है, और ये गेट जो है वर्टिकली जो है वो मूव कर सकता है इन स्लॉट्स, ठीक है। तो स्लॉट्स के अंदर ये वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर सकता है, ठीक है। The coefficient of friction between the slots and the gate is 0.03. जो coefficient of friction है, ठीक है, between the gate and the slots, ठीक है, वो 0.03 है, ठीक है। Determine the minimum vertical force required to lift the gate, ठीक है। हमने वो force required करनी है FV जो इस गेट को लिफ्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। When the water level is 4 feet above the top edge of the gate, ठीक है। तो water level जो है, ठीक है, वो इसके 4 फीट इससे ऊपर है, यानी कि इस पॉइंट से 4 फीट का आपके पास जो है वो वाटर का लेवल अबव इसके मौजूद है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल हाइट ऑफ वाटर बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, क्योंकि 4 फीट जो है ऑलरेडी इसके ऊपर हमारे पास स्पेस मौजूद है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास फोर्स डेवलप होगी, ठीक है। तो अब इस पे जो नेट आपके पास वर्टिकल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, उसमें आपके पास समेशन कर लेते हैं फोर्सेस का। नेट समेशन ऑफ फोर्सेस जो आ जाएगी, लेट सपोज दिस इज आवर वाई डायरेक्शन, दिस इज आवर एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में नेट जो फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्स जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वेट की फोर्स डाउनवर्ड जो एक्ट कर रही है, और तीसरी एक फोर्स होगी, ठीक है। तीसरी फोर्स कैसे आएगी, आपको पता है कि जो यहाँ पे वाटर मौजूद है, कुछ वाटर यहाँ पे भी है और कुछ वाटर यहाँ पे भी है, ठीक है। इस सब टोटल मिला के जो है इसकी हाइट के साथ आपके पास नेट वाटर की हम फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। जो नेट वाटर की वजह से फोर्स बनेगी, ठीक है,
अगर हम कोई चीज़ वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिकली मूव करने में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, ठीक है। तो अगर आप अपनी बहुत ही बेसिक इंटरमीडिएट लेवल की जो है वो फिजिक्स की याद करें, ठीक है, तो कोई अगर वर्टिकल फोर्स कोई बॉडी वर्टिकली सॉरी अलोंग द सरफेस मूव कर रही होती है, ठीक है, तो अगर हम उसका फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, एफ फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालते हैं? जो नॉर्मल फोर्स होती है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स टाइम्स जो उसका म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसकी नॉर्मल फोर्स के साथ, तो हमें जो है ना वो उसकी फ्रिक्शन फोर्स पता चल जाती है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे कि एफ फ्रिक्शन निकालेंगे, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स के लिए जो नॉर्मल फोर्स आएगी वो वेट, ये जो आपके पास वाटर की वजह से रिजल्टेंट फोर्स बन रही है ना नॉर्मल, ठीक है, ये वो फोर्स हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई गेस बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन सही है। तो मैं वो स्केच दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे ताकि यू गाइस कैन रिलेट इट, ओके। तो हमारे पास ये वर्टिकल गेट है, ठीक है, इस वर्टिकल गेट के ऊपर आपके पास जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक उसकी सेंटर के ऊपर वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। वाटर का जो लेवल है उसमें हमें बताया गया है कि वाटर इससे 4 फीट अबव तक मौजूद है, ठीक है। तो 4 फीट अबव मौजूद है, यहाँ पे वाटर मौजूद है, ठीक है। तो ये सब वाटर यहाँ पे फिल्ड है, ठीक है। नाउ तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक वर्टिकल फोर्स जो इसको लिफ्ट करने की चाहिए, तो मैं इसको एफ लिफ्ट कह लेता हूँ, ठीक है। एक वेट की फोर्स और एक तीसरी फोर्स है जो फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स को मैं बता चुका हूँ कि हम कैसे निकालेंगे। जो भी आपके पास रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे एफ आर आएगी बिकॉज ऑफ दी वाटर फोर्स, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए मैं वही सिंबल यूज कर रहा हूँ जो हम फिजिक्स में यूज करते थे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो एफ आर जो होगी यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल फोर्स की तरह से एक्ट करेगी, ठीक है। तो एफ आर इक्वल्स टू एन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आई नो कि ये जो हाइट है हमारे पास, ठीक है, दिस इज बेसिकली टोटल हाइट जो इस रेक्टेंगुलर गेट की है, ठीक है। दिस इज 8 फीट, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एफ आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास गैमा टाइम्स एस सी इंटू एरिया, ठीक है। जो हमारे पास गैमा की वैल्यू हो जाएगी वो डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी, ठीक है। तो डेंसिटी 1.94 हो जाएगी, वाटर है, ठीक है। ग्रेविटी जो है वो 32.2। एस सी कितना हो जाएगा? सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है, फ्रॉम दी फ्री सरफेस 4 फीट अबव थी इसके, ठीक है। तो 4 फीट ये हो गया, और इस गेट की जो क्योंकि ये डायरेक्टली वर्टिकल है ना, ठीक है, तो हमें वो वाई सी वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हमारा वाई सी और एस सी दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है ना। डायरेक्टली वर्टिकल इस गेट का जो हाफ होगा, ठीक है, यानी कि 4 फीट पे इसका सेंट्रॉइड लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो 4 फीट प्लस 4 फीट जो टॉप पे मौजूद है, ठीक है, वो हमारे पास 8 फीट जो है इसकी एच सी यानी कि हाइट एच सी हो जाएगा हमारे पास 8 फीट हो जाएगा, ठीक है। एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द गेट हो जाएगा हमारे पास 8 फीट इंटू 10 फीट लॉन्ग है ये, ठीक है। तो ये आपके पास 8 इंटू 10 जो है उसका एरिया हो जाएगा। फोर्स जो आपके पास नेट आ रही है वो आएगी 39,936 पाउंड्स, ठीक है। अब हम रिजल्टेंट फोर्स जब पता हो गई है, ठीक है, हम कह सकते हैं यही फोर्स है जो नॉर्मल यहाँ पे एक्ट कर रही होगी, ठीक है। और आई कैन सिंपली कंप्यूट दी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का कंप्यूट करने के लिए मैं सिंपल कर सकता हूँ म्यू आर टाइम्स एन, ठीक है। म्यू आर मुझे पता है यानी कि 0.03, ठीक है। फोर्स जो हो गई आपके पास 39,936 हो गई। रिजल्ट जो नेट आपके पास आंसर आएगा वो आएगा अराउंड
1000 समथिंग, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और समीशन ऑफ फोर्सेस पे आता हूँ, ठीक है। तो समीशन ऑफ फोर्सेस जो मेरे पास है, ठीक है, वो कौन सी आ जाएंगी, वेट की फोर्स, ठीक है, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, ऑब्वियसली अगर हम लिफ्ट ऊपर करेंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे होगी, मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एरो गलत था, ठीक है। जब हम फोर्स ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब गेट ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, तो फोर्स उसके ऑपोजिट एक्ट करेगी, मूवमेंट के अगेंस्ट करती है, ठीक है। तो मोशन के अगेंस्ट आपकी फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी, या आपके पास एफ फ्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जो लिफ्टिंग फोर्स है वो आ जाएगी, ठीक है। तो जो नेट आपके पास फोर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, ठीक है, वो हो जाएगा एफ लिफ्ट जो हो जाएगी आपके पास W प्लस एफ फ्रिक्शन हो जाएगी, और ये हो जाएगा 6000, ठीक है, प्लस 0.03 टाइम्स 39936, और रिजल्ट होगा आपके पास 71। आई गेस यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया, मैं कैलकुलेट कर 39936 टाइम्स 0.03, ठीक, 798, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, 798.1 पाउंड्स, ठीक। तो ये जो है हम जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमने इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इट्स लाइक ऑलमोस्ट डन, ठीक है। एक लास्ट चीज रह गई है जिसमें हमें कर्व सरफेसेस के ऊपर देखना है, ठीक है। इफ यू वांट मैं ब्रेक दे देता हूँ 10 मिनट का, आप नमाज के लिए अगर चाहिए कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है।